Hello everyone, welcome to YouTube platform Legal Bytes 198. Today I am here in front of you to discuss about Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023 from section 166 to section 170. इससे पिछली लेक्चर में हमने जाना था सेक्शन 161 से सेक्शन 165 के बारे में। आइए एक बार 165 डिस्कस करते हैं। 165 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाएंगे। यदि किसी गवाह को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए समन किया गया है तो उस गवाह को ऐसे दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करने होंगे। यदि वे दस्तावेज किसी अन्य भाषा में हैं तो ऐसे दस्तावेज को ट्रांसलेट करने के लिए किसी ट्रांसलेटर को नियुक्त किया जाएगा और उस ट्रांसलेटर की यह ड्यूटी होगी कि उस ऐसे दस्तावेज को वह गुप्त रखे और उस दस्तावेज को उसे गुप्त रखने की जो जिम्मेदारी है उसे निभाना होगा। अगर ऐसा वह नहीं करता है तो वह पनिश किया जाएगा। इसके बारे में सेक्शन 165 एक्सप्लेन कर रहा था। आइए जानते हैं 166 के बारे में कि 166 क्या बताता है। 166 को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। Let us understand about section 166. Giving as evidence of document called and produced on notice. जब किसी पार्टी के द्वारा नोटिस भेजा जाता है किसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, वह डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस बारे में सेक्शन 166 एक्सप्लेन करता है। इफ वन पार्टी प्लेंटिफ डिफेंडेंट गिव्स अ नोटिस टू द अदर पार्टी, यदि कोई एक पार्टी, दोनों में से एक पार्टी या तो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, जो कि दूसरी पार्टी को नोटिस देती है किसी दस्तावेज को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, एंड द पार्टी प्रोड्यूस इट, देन द पार्टी हु आस्क्स फॉर द डॉक्यूमेंट, और वह पार्टी उस दस्तावेज को कोर्ट में प्रोड्यूस कर देती है और जिस पार्टी ने दूसरी पार्टी को नोटिस दिया था उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, वो पार्टी जरूरी नहीं कि उस दस्तावेज को जब वो कोर्ट में पेश हो जाए तो उसके बाद उस दस्तावेज को एविडेंस के रूप में इस्तेमाल करे, या वह मजबूर नहीं की जा सकती वह पार्टी जो कि जिसने दूसरी पार्टी को नोटिस भेजा था कि जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किया गया है वह उसे साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करे। In other words, just because you ask the opponent to produce the document, सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी को केवल दस्तावेज प्रोड्यूस करने के लिए नोटिस भेजा है तो यह जरूरी नहीं कि जो विपक्षी पार्टी है जिसने नोटिस भेजा है वह उस डॉक्यूमेंट को एज अ एविडेंस एक्सेप्ट करे या एज अ एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करे। सेक्शन 167 explains about using as evidence of document production of which was refused on notice. जब किसी दस्तावेज को प्रोड्यूस करने के लिए किसी पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को नोटिस दिया गया है और वह उस दस्तावेज को प्रोड्यूस करने से मना कर देती है, तब क्या प्रक्रिया होगी, वह दस्तावेज कैसे एज अ एविडेंस प्रूव किया जाएगा। If a party gives notice to other party to produce a document in court and the other party refuses or neglects to produce it, then the party who gave the notice can give secondary evidence of that document. Means यदि एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को नोटिस दिया गया है किसी दस्तावेज को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए और वह पार्टी ऐसे नोटिस दिए जाने पर भी उस दस्तावेज को कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस नहीं करती है और प्रोड्यूस करने से मना करती है, तो जिस पार्टी द्वारा नोटिस दिया गया था ऐसे दस्तावेज को कोर्ट में पेश करने के लिए, वह पार्टी उस दस्तावेज का सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकती है। इस बारे में सेक्शन 167 एक्सप्लेन करता है। आइए समझते हैं एक इलस्ट्रेशन से। ए एंड बी दो व्यक्ति थे, दो अलग अलग व्यक्ति थे, एंटर्ड इनटू अ रेंट एग्रीमेंट। एक रेंट एग्रीमेंट में दोनों एंटर होते हैं। दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में एक रेंट एग्रीमेंट होता है
ड्यूरिंग द केस ए गिव्स नोटिस टू बी, और केस के दौरान जो ए है वो बी को नोटिस देता है उस ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, बट जो बी जनाब हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। तब जो ए व्यक्ति है उसके पास क्या ऑप्शन रहता है? उसके पास यह ऑप्शन रहेगा कि जो ओरिजिनल रेंट डॉक्यूमेंट है उसका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश वह कर सकता है। नाउ ए में गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द एग्रीमेंट सच एज अ कॉपी ऑफ इट, कोई भी कॉपी दी जा सकती है उस रेंट एग्रीमेंट की, और कॉल अ विटनेस हु हैज सीन इट, या कोई ऐसा गवाह बुलाया जा सकता है, कोई ऐसा साक्षी बुलाया जा सकता है कोर्ट में जिसने वह रेंट एग्रीमेंट देखा हो। सेक्शन 168 जज पावर टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोटेक्शन। जज के पास क्या क्वेश्चन पूछने की पावर है और ऑर्डर के प्रोटेक्शन की क्या क्या पावर्स जज को दी हुई हैं, इस बारे में सेक्शन 168 एक्सप्लेन करता है। अ जज हैज पावर टू आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम। जज के पास यह पावर है कि वो कोई भी सवाल किसी भी विटनेस से कर सकते हैं, किसी भी समय, जिस समय ट्रायल चल रहा है, या किसी भी पार्टी से कर सकते हैं या किसी भी पार्टी के विटनेस से कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू डिस्कवर ट्रुथ, सच का पता लगाने के लिए ऐसा किसी भी न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है। किसी भी न्यायाधीश को यह पावर है कि वह किसी भी पार्टी के विटनेस से क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। द जज मे ऑल्सो ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग ड्यूरिंग द केस। न्यायाधीश के पास यह भी पावर है कि वह किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकते हैं। पार्टीज और देयर लॉयर्स कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू द जज क्वेश्चन इन ऑर्डर। जो पार्टीज हैं, कोई भी दोनों पार्टीज या उन दोनों पार्टीज के लॉयर्स, जो जज के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन किसी न्यायाधीश के द्वारा पूछा जा रहा है, उसका विरोध नहीं किया जाएगा किसी भी पार्टी द्वारा या किसी उन पार्टीज के अधिवक्ताओं द्वारा। जो सवाल या कोई भी ऑर्डर किया जा रहा है उसका ऑब्जेक्शन नहीं किया जाएगा। बट इफ द जज आस्क अ क्वेश्चन, लेकिन जब जज एक सवाल पूछ सकते हैं किसी भी विटनेस से या किसी भी पार्टी के विटनेस से, तब द अपोजिट पार्टी में क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। तब अपोजिट पार्टी के पास यह राइट होगा कि वह जो विटनेस है जिससे सवाल पूछा गया है उस सवाल के बेस पर उससे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, जिरह कर सकती है। अब इसमें जो प्रोविजोज गिवन हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जजमेंट मस्ट बी बेस्ड ओनली ऑन रेलिवेंट फैक्ट्स दैट आर डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट। जो जजमेंट पास किया जाएगा किसी भी न्यायाधीश द्वारा वह रेलिवेंट फैक्ट्स पर ही बेस्ड होगा जो कि इस एक्ट द्वारा बताए गए हैं। जो रेलिवेंट फैक्ट इस एक्ट द्वारा बताए गए हैं उन्हीं फैक्ट्स पर वो जजमेंट बेस्ड होगा और वो फैक्ट्स ड्यूली प्रूव्ड होंगे। मींस जो फैक्ट्स जिन पर जजमेंट पास किया गया है, जिनके आधार पर जजमेंट पास किया गया है, वे फैक्ट्स भी ड्यूली प्रूव्ड होने चाहिए। जज कैन नॉट फोर्स अ विटनेस टू आंसर और प्रोड्यूस समथिंग दैट ही कैन नॉट लीगली रिफ्यूज। मींस सेकेंड प्रोविजो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जज, कोई भी न्यायाधीश किसी भी विटनेस को किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। किसी भी विटनेस के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी और ना ही उस पर कोई दबाव बनाया जाएगा ऐसे सवाल का उत्तर देने के लिए, या कुछ डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए उस विटनेस पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा जो कि उसे लीगली वो अथोराइज है कि वह ऐसा सवाल जो उससे पूछा गया है उसका जवाब देने से
मना कर सकता है अंडर सेक्शन 127 टू 136, जो कि इस एक्ट के सेक्शन 127 से 136 में गिवन है कि जो विटनेस है, जो उससे सवाल पूछा जा रहा है, वह उसे आंसर करने से मना कर सकता है। जैसे कि लाइक प्रिविलेज कम्युनिकेशंस, जो भी प्रिविलेज कम्युनिकेशंस होती हैं, आपस में जो बातचीत होती है किसी सेक्शन, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन यह है कि जब किसी दो व्यक्तियों के बीच कोई बात हो रही है और वह गुप्त ही रखी जाएगी, वह कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस नहीं की जाएगी। और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जैसे कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें वह मना कर सकता है, उन्हें उनका आंसर देने के लिए किसी भी विटनेस को फोर्स नहीं किया जा सकता। इफ द अपोजिट पार्टी हैड राइट टू आस्क फॉर अ डॉक्यूमेंट, अगर अपोजिट पार्टी जो है, जो विपक्षी पार्टी है, उसके पास राइट है कि वह किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए पूछ सकती है किसी भी विटनेस से, या नोटिस प्रोड्यूस कर सकती है किसी भी विटनेस को कि आप ऐसा डॉक्यूमेंट कोर्ट के समक्ष पेश करिए, देन द जज may also ask but cannot misuse their power। मीन्स ऐसा, जबकि अपोजिट पार्टी को भी राइट है, तो किसी न्यायाधीश को भी यह अधिकार होगा कि वो किसी भी विटनेस से कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं या कह सकते हैं। अपोजिट पार्टी के पास जो राइट है नोटिस प्रोड्यूस करने का, वो सेक्शन 166 में गिवन है। जज में not ask improper questions, which even a lawyer is not allowed to ask under section 151 or 152। जज कोई भी irrelevant क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि सेक्शन 151 एंड 152 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम prohibits a lawyer to ask such improper questions and irrelevant questions to a witness। मीन्स सेक्शन 151 और सेक्शन 152 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसी भी लॉयर पर यह प्रतिबंध लगाते हैं कि जो इम्प्रॉपर क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस गलत तरीके से पूछे जा रहे हैं, या ऐसे क्वेश्चंस जिनसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई भी भद्र क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिससे कि जो विटनेस है उसकी इमेज पर असर पड़ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस जज भी नहीं पूछ सकते ऐसे विटनेस से, क्योंकि सेक्शन 152 एंड 151 ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने पर पाबंदी लगाता है, प्रोहिबिशन लगाता है। जज कैन नॉट डिस्पेंस विथ प्राइमरी एविडेंस, मींस जो प्राथमिक साक्ष्य है, जज उसे अनदेखा नहीं कर सकते किसी भी केस में। वेयर द लॉ अलाउज एक्सेप्शंस, जब तक कि जो लॉ है, जो कानून है, उसके अंडर कोई भी एक्सेप्शंस नहीं दी हुई हैं ऐसे प्राइमरी एविडेंस को अनदेखा करने के लिए, तब तक किसी भी केस का कोई भी प्राइमरी एविडेंस अनदेखा किसी भी न्यायाधीश द्वारा नहीं किया जाएगा। सेक्शन 169 विच इज गिवन अंडर चैप्टर 11 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नो न्यू ट्रायल्स फॉर इम्प्रॉपर एडमिशंस और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। A case will not start again just because some evidence was wrongly allowed। एक केस दोबारा से शुरू इसीलिए नहीं किया जाएगा कि उस केस में जो एविडेंस थे वो रॉन्गली अलाउड किए गए थे, गलत तरीके से जो एविडेंस थे वो दर्ज कराए गए थे और गलत तरीके से उन्हें दर्ज कराया गया था और रॉन्गली रिजेक्टेड थे, और वो एविडेंस रॉन्गली रिजेक्टेड थे। केवल इन्हीं दो पॉइंट्स पर जो फाइनल डिसीजन है उस पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इफ एन ऑब्जेक्शन इज रेज्ड इन कोर्ट, यदि कोई ऑब्जेक्शन कोर्ट में रेज किया गया है और एंड जज फाइंड्स दैट इवन विदाउट द डिस्प्यूटेड एविडेंस, और जज को ऐसा लगता है कि जो डिस्प्यूटेड एविडेंस है उसके बावजूद भी अगर उसमें कोई डिस्प्यूटेड एविडेंस है और उसे अगर छोड़ दिया जाए, उसके बावजूद भी जो साक्ष्य शेष बचेंगे वो अपने आप में एनफ साक्ष्य होंगे उस केस को डिसाइड करने के लिए, और उस रॉन्गफुल जो एविडेंस है, जो डिस्प्यूटेड एविडेंस है, जो कोर्ट द्वारा रॉन्गफुली रिजेक्टेड माना गया है या फिर छोड़ दिया गया है, वह एविडेंस, उस एविडेंस का उस केस के फाइनल डिसीजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
Similarly, if the rejected evidence would not have changed the outcomes, ऐसे ही जो रिजेक्टेड एविडेंस है वो क्या किसी जो केस है उसकी सर्कमस्टांसेस पर या उसके जो फाइनल डिसीजन है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि वो जो एविडेंस है वो रॉन्गली रिजेक्टेड है और इन्हीं दो पॉइंट्स पर कोई न्यू ट्रायल उस केस में नहीं चलाया जाएगा। यह बात सेक्शन 169 समझाता है। सेक्शन 170 which is given under chapter 12 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम, repeal and savings. The Indian Evidence Act 1872 is hereby repealed. ये सेक्शन यह बताता है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वह रद्द कर दिया गया है। Notwithstanding such repeal, if immediately before the date on which this अधिनियम came into force there is any application, trial, inquiry or investigation proceeding or appeal, मीन्स ये सेक्शन ये बता रहा है कि इस एक्ट को लागू होने से पहले यदि कोई एप्लीकेशन या कोई इंक्वायरी या कोई ट्रायल या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई प्रोसीडिंग्स चल रही थी और ऐसी प्रोसीडिंग्स ऐसी एप्लीकेशन उसी ही एक्ट के द्वारा डील की जाएगी जो इस एक्ट के लागू होने से पहले लागू था, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो प्रोविजंस उसमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग वैसे उसी तरीके से जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उसी तरीके से देखी जाएंगी और उसी तरीके से वो एक्ट उन एप्लीकेशंस पर, उन प्रोसीडिंग्स पर लागू होगा और ऐसा माना जाएगा कि ऐसा अधिनियम फोर्स में है ही नहीं। अगर कोई एप्लीकेशन, कोई ट्रायल या कोई इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई भी प्रोसीडिंग्स इस एक्ट के लागू होने से पहले चल रही थी तो वह उसी एक्ट से गवर्न की जाएगी जो एक्ट उस समय पर लागू था। ये सेक्शन 170 एक्सप्लेन करता है। अगर आपको मेरे द्वारा समझाया हुआ और पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।